नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शुक्ला विजन एकेडमी एनसीआर से। जैसे अगर मैं बात करूं कि ज्योग्राफी क्या है या ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को ध्यान से देखेंगे कि ज्योग्राफी का जो हिंदी अर्थ होता है भूगोल। ज्योग्राफी का जो हिंदी अर्थ है इसका मतलब होता है भूगोल, अर्थात दोनों के अर्थों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है ज्योग्राफी, जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अगर हम ज्योग्राफी के इंग्लिश वर्जन को संधि विच्छेद करेंगे तो यहां पर निकल करके आएगा जियो प्लस ग्राफी। तो यहां पर जियो प्लस ग्राफी, जियो का मतलब होता है लैंड या फिर हम कह सकते हैं भूमि। जियो का मतलब होता है लैंड या फिर भूमि, और ग्राफी का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन या फिर वर्णन, यानी कि भूमि का वर्णन, भूमि का वर्णन। और इसका जो हिंदी अर्थ है भूगोल, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये आएगा भू प्लस गोल, अर्थात भूमि गोल है। क्या ज्योग्राफी का जो अर्थ है भूमि का वर्णन और ये जो भूगोल का अर्थ है भूमि गोल है, एक दूसरे से मेल खा रहा है? जी बिल्कुल नहीं। अर्थात ज्योग्राफी का जो इंग्लिश वर्जन है इस वर्जन को ही हम लोग अडॉप्ट करते हैं, यानी कि स्वीकारते हैं। तो ये कह रहा है कि भूमि का वर्णन, यानी कि हमें भूमि में किन चीज़ों का वर्णन करना होता है। ज्योग्राफी में हम आपको सही ढंग से एक्सप्लेनेशन बताएंगे कि कहने का मतलब है कि भूमि का वर्णन, एक्सप्लेनेशन ऑफ लैंड, यानी कि भूमि का वर्णन। तो भूमि में किन चीज़ों का वर्णन करना है हमें, तो सबसे पहले हम इस चीज़ को सही ढंग से देखेंगे। द स्टडी ऑफ लैंड, द स्टडी ऑफ लैंड, यानी कि भूमि का वर्णन, लेकिन किन चीज़ों का? रिवर पॉन्ड, लेक, माउंटेन, सॉइल प्लस नेचुरल इंसिडेंट, लाइक वॉल्केनो, सुनामी, साइक्लोन। जी देखिए, भूमि का वर्णन, भूमि में किन चीज़ों का वर्णन करना है हमें? द स्टडी ऑफ लैंड, भूमि का वर्णन, जैसे कि नदियाँ, तालाब, झरना, लेक को हम कहेंगे झील, माउंटेन, पर्वत, सॉइल, मिट्टी। नदियाँ, तालाब, झीलें, माउंटेन यानी कि पर्वत और मिट्टी आदि का अध्ययन करते हैं, और साथ ही साथ में नेचुरल इंसिडेंट यानी कि प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना है, जैसे वॉल्केनो ज्वालामुखी, सुनामी और साइक्लोन मीन्स चक्रवात आदि का अध्ययन हमारा कंप्लीटली ज्योग्राफी कहलाता है। तो हम जान गए होंगे कि ज्योग्राफी का क्या मतलब होता है। ज्योग्राफी का साफ साफ कहने का मतलब ये है कि द स्टडी ऑफ लैंड लाइक रिवर, पॉन्ड, लेक, माउंटेन एंड सॉइल, इनका अध्ययन करना। साथ ही साथ में नेचुरल इंसिडेंट यानी कि प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, लाइक वॉल्केनो ज्वालामुखी, सुनामी और चक्रवात आदि का अध्ययन करते हैं। तो ये हमारी कंप्लीट ज्योग्राफी की परिभाषा कही जाएगी। ये आपकी फिजिकल ज्योग्राफी की परिभाषा है। फिजिकल जियोग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब होता है भौतिक भूगोल।
भौतिक भूगोल। तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी कि ज्योग्राफी क्या है। अब नेक्स्ट सेशन देखते हैं। आप जानते हैं द फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के पिता। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ ज्योग्राफी या भूगोल के जनक कौन है, तो आपके प्रश्न का उत्तर होना चाहिए इरेटोस्थनीज। क्यों इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा गया है? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का इस्तेमाल किया, इन्होंने वर्ड दिया ज्योग्राफी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए द फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी यानी कि आधुनिक भूगोल के पिता कौन है, तो आपके प्रश्न का उत्तर होना चाहिए हम्बोल्ट। क्योंकि व्यवस्थित रूप से यानी कि आधुनिक जो भूगोल हम लोग पढ़ते हैं हमारे सिलेबस में जो है वो इन्होंने सही ढंग से एक्सप्लेन किया है, बताया है, इसीलिए कहा गया है आधुनिक भूगोल के पिता हम्बोल्ट को। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या कभी आप लोगों ने सोचा कि जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं या जिस पृथ्वी पर मानव क्रियाएं होती हैं, सोचिए कि वो पृथ्वी आई कहाँ से? और पृथ्वी के आने के बाद जो भी हम आसमान में तारों को देखते हैं, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह, इन सभी आकाशीय पिंडों को देखते हैं, तो क्या कभी मन में ये आया कि ये आकाशीय पिंड कहाँ से आए हैं? तो आज हम इस सेशन में इन चीज़ों को सही से एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट अस सी दैट कि 1960 टू 70 के आसपास में 1960 और 70 के बीच में बेल्जियम के खगोलविद थे। बेल्जियम खगोलविद 1960 से 70 के आसपास में बेल्जियम के खगोलविद थे। उनका नाम था जॉर्ज लेमेंतर। इन्होंने एक सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत का नाम था बिग बैंग सिद्धांत। जी, हालांकि मैं आपको बता दूं कि 1960 से पहले बहुत सारे कॉस्मोलॉजिस्ट यानी कि खगोलविदों ने अपनी अपनी परिभाषाओं को बताने का क्रम रखा, लेकिन अन्य वैज्ञानिकों ने उनका समर्थन नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर रह जाती थी। इसीलिए 1960 के आसपास में बेल्जियम के एक पादरी या खगोलविद थे, उन्होंने एक सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत का नाम था बिग बैंग सिद्धांत। और इन्होंने अपने सिद्धांत के बारे में बताया कि आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व, इन्होंने बताया कि आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व जिस पृथ्वी पर मानव क्रियाएं होती हैं वो समस्त पृथ्वी नहीं थी, या जो भी आकाशीय पिंडों को आप लोग देखते हैं, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह, ये सभी आकाशीय पिंड नहीं थे। इन्होंने ये बताया कि 15 अरब वर्ष पहले एक विशालकाय अग्निपिंड था। 15 अरब वर्ष पहले इन्होंने बताया कि एक विशालकाय अग्निपिंड था, यानी कि आग का गोला, और ये आग का गोला छोटे छोटे धूल कण से, आग का गोला छोटे छोटे धूल के कणों से मिलकर बना था, और साथ ही साथ में भारी पदार्थों से मिलकर बना था। ये आग का गोला छोटे छोटे धूलकणों और भारी पदार्थों से मिलकर बना था। चूंकि इसमें गैसों का ज़्यादा से ज़्यादा दबाव होने के कारण इसमें प्रेशर जनरेट हुआ। चूंकि भारी गैसों का दबाव होने के कारण इसमें प्रेशर जनरेट हुआ, और साथ ही साथ में ये जो आग का गोला था बड़ा होता गया। ये आग का गोला बड़ा होता गया और धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि इसके ऊपर इतना प्रेशर आ गया कि अचानक इसका एक्सप्लोजन हो गया। ये आग का गोला इतना बड़ा हो गया कि धीरे धीरे ये फट गया, और जब ये अचानक फटने के बाद कुछ इस प्रकार की स्थिति कि ये जो आग का गोला था ये सडन फट गया, क्योंकि इसमें भारी दबाव था। दबाव होने के कारण जब ये फट गया तो ये फटने के बाद
कुछ ही डॉटेड टाइप की सर्किल यानी कि गोलाकार रूप में फटा। चूंकि आप लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि कोई भी चीज़ जब फटती है तो उसके जो कण होते हैं दूर दूर तक जाते हैं। चूंकि जो इसके कण थे, इन गैसीय पिंडों का जो कण थे, ये दूर दूर तक ना जाकर करके ये एक गोलाकार रूप में फैल गए। इसका मेन कारण ये था क्योंकि इसके केंद्र में, सेंटर पार्ट में गुरुत्व था, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। मैं बता दूं, केंद्र में गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होने के कारण धूल के कण आपस में अट्रैक्ट हुए, आकर्षित हुए। आकर्षण होने के फलस्वरूप ये धूल के कण एक बहुत बड़े गोले का रूप धारण किए। ये सभी धूल कण आपस में चिपक गए। चिपकने के फलस्वरूप एक बहुत बड़े गोले का रूप धारण करेंगे। चूंकि केंद्र में ताप प्लस दाब अधिक होने के कारण, केंद्र में ताप और दाब अधिक होने के कारण यहां पर इसमें रासायनिक अभिक्रिया होगी और इस रासायनिक अभिक्रिया का नाम है नाभिकीय संलयन। इस रासायनिक अभिक्रिया का नाम है नाभिकीय संलयन। चूंकि नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि छोटे छोटे कण आपस में मिल करके एक बड़े कण का निर्माण करते हैं। शायद यही हमारी नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। इसके केंद्र का जो हाइड्रोजन था, ये बदल रहा था हीलियम में। चूंकि केंद्र का हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा था और जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। हाइड्रोजन का परिवर्तन हीलियम में हो रहा था और अधिक मात्रा में ऊर्जा निकल रही थी। यही हमारी नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया है। और मैं बता दूं कि सबसे पहले यहाँ पर ये जो केंद्र का जो हमारा गोला था, ये सबसे पहले इसने निर्माण किया सूर्य का। अगर क्वेश्चन आता है कि बताइए कि ब्रह्मांड में सबसे पहले कौन आया, तो ब्रह्मांड में सबसे पहले सूर्य आया। कुछ लोगों का प्रश्न रहता है कि ब्रह्मांड में सबसे पहले बुध आया, ब्रह्मांड में सबसे पहले शुक्र आया, शनि आए, ग्रह आया, उल्का पिंड आए। तो इसका आंसर आपका होगा साफ साफ कि ब्रह्मांड में सबसे पहले सूर्य आया। और मैं बता दूं कि केंद्र में भारी दबाव और तापमान होने के कारण यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होगी। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन क्या है कि हाइड्रोजन का परिवर्तन हीलियम में हो रहा था और ये तेजी से चमकने लगा, और जिसके कारण इसके फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया होने के फलस्वरूप सबसे पहले सूर्य का निर्माण हुआ। मैं आपको बता दूं कि केंद्र से जैसे ही आप दूर जाएंगे तो यहां पर जो धूल के कण थे, केंद्र से दूर जाने पर गुरुत्वाकर्षण बल में क्या अंतर आएगा? मैं बता दूं कि केंद्र से दूर जाने पर गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा। जैसे ही आप केंद्र से दूर जाएंगे गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर आएगा। अंतर में क्या होगा? कमी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं रहेगा। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण यहाँ भी सभी पार्टिकल्स या कण आपस में चिपक गए और एक बहुत बड़े गोले का यानी कि बुध ग्रह का निर्माण किए, यानी कि इसको इंग्लिश बोलते हैं मरकरी। ठीक वही क्रिया आगे होगी। यहां भी गुरुत्वाकर्षण बल कम है लेकिन पहले की अपेक्षा कम रहेगा। तो दूसरा ग्रह बना हमारा शुक्र। तीसरा ग्रह बनेगा पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण।
मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सौर परिवार में कुल 9 ग्रह थे। 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। उसकी जो कंडीशन होगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले सूर्य का निर्माण हुआ, इसके फलस्वरूप धीरे धीरे सभी ग्रहों का निर्माण हुआ और सबसे पहले हमारा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आए। सबसे पहले ब्रह्मांड में हमारा सूर्य आया। तो सूर्य के आने के बाद ये सभी 8 ग्रह आए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आए। तो सबसे पहले मैं इनके बारे में बता दूं कि सूर्य से दूर होने के कारण वरुण को ठंडा ग्रह की संज्ञा दी गई है। क्योंकि आप लोगों के प्रश्न में ये भी आ रहा होगा कि बुध सबसे गर्म ग्रह है, तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि बुध गर्म ग्रह नहीं है। हालांकि गर्म ग्रह होगा, लेकिन सबसे गर्म ग्रह सौर परिवार में सबसे गर्म ग्रह हमारा शुक्र होगा। क्योंकि अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो सर्वाधिक गर्म गर्म ग्रह है, क्योंकि इसके इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 95% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक होगी वहां पर वो चीज सबसे ज्यादा गर्म होगी, अर्थात शुक्र को सर्वाधिक गर्म ग्रह की संज्ञा दी गई है। साथ ही साथ में शुक्र को चमकीला ग्रह, भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा गया है। यानी कि इट इज हॉटेस्ट प्लेनेट इन होल सोलर सिस्टम एज वेल एज, यानी कि इट इज शाइनिंग प्लेनेट। साथ ही साथ में मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, यानी कि भोर का तारा और सांझ का तारा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सुबह के समय पूरब की दिशा में दिखाई देता है और शाम को ये पश्चिम की दिशा में दिखाई देता है। अर्थात शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। यानी कि सौर परिवार में 2 ग्रह ऐसे ग्रह हैं जिसका अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। पहला शुक्र, दूसरा बुध, यानी कि इसका भी कोई अपना उपग्रह नहीं है। मैं बता दूं कि बुध को सबसे छोटा ग्रह कहा गया है, सबसे छोटा ग्रह कहा गया है। यहां पर ठंडक होने के कारण, यानी कि यहां पर रातें बर्फीली होती हैं और दिन बहुत ही गर्म होते हैं, अर्थात बुध ग्रह में जीवन संभव नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया है। क्योंकि इसके सरफेस में 70% जल की मात्रा पाई जाती है। अंतरिक्ष से जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो यहाँ पर हमें पृथ्वी नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह की संज्ञा पृथ्वी को दी गई है। यहाँ पर जीवन जीने योग्य गैसें हैं, जैसे कि 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.93% आर्गन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। साथ ही साथ में अगर हम बता दें कि पृथ्वी की जुड़वां बहन कौन है, तो आपके प्रश्न का उत्तर होना चाहिए पृथ्वी की जुड़वां बहन शुक्र है। क्योंकि शुक्र जो ग्रह है ये पृथ्वी के समान बराबर है। किसमें? आकार में। यानी कि जो शुक्र ग्रह है ये पृथ्वी के आकार के लगभग ये बराबर है, अर्थात शुक्र को हम पृथ्वी की जुड़वां बहन भी कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह उसका नाम चंद्रमा है, जो कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है।
मैं बात करूंगा मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि यहाँ पर रेड आयरन ऑक्साइड गैस की मात्रा, यानी कि लाल आयरन ऑक्साइड गैस की मात्रा पाई जाती है, इसीलिए यहाँ की मिट्टी लाल हो गई है, इसलिए मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहा गया है। मंगल ग्रह के दो मात्र उपग्रह हैं। नंबर 1 फोबोस और दूसरा है डीमोस। मंगल ग्रह के दो मात्र उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। डीमोस जो उपग्रह है मंगल का, यह सौर परिवार का सबसे छोटा उपग्रह है। सौर परिवार का सबसे छोटा उपग्रह है। बृहस्पति के बारे में बात करेंगे। बृहस्पति ग्रह सर्वाधिक बड़ा ग्रह है। यह सबसे बड़ा ग्रह है क्योंकि इस बृहस्पति में लगभग 67 उपग्रह पाए जाते हैं और सौर परिवार में सर्वाधिक मात्रा में उपग्रह रखने वाला ग्रह है बृहस्पति। और साथ ही साथ मैं इसके बारे में बता दूं कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह भी बृहस्पति होगा। बृहस्पति का एकमात्र जो उपग्रह है इन 67 उपग्रहों में, उसका नाम है गैनीमेडा। ये सौर परिवार का, मैं इसके बारे में बता दूं गैनीमेडा के बारे में, कि ये सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह है, यानी कि सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि के ग्रह के बारे में बात कर लें। शनि को गैसों का गोला कहते हैं। शनि ग्रह को गैसों का गोला कहा गया है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण होने के कारण, जब हमारी बिग बैंग थ्योरी हुई थी तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण विस्फोटन के फलस्वरूप जो कुछ गैसों के जो कण थे इसके चारों तरफ घूमते रहे और अधिक घूमने के कारण ये हमें नेक्ड आई से ये क्या दिखाई देते हैं, गैसों का गोला दिखाई देता है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने इसे कह दिया यह गैसों का गोला है और यह हल्के पीले रंग का है क्योंकि यहाँ पर अमोनिया गैस की मात्रा पाई जाती है, अर्थात इसे पीला ग्रह भी कहा गया है। इसे हम पीला ग्रह भी कहते हैं। चूंकि शनि जो ग्रह है, इस ग्रह में 62 उपग्रह पाए जाते हैं। इस ग्रह में 62 उपग्रह पाए जाते हैं और इन्हीं 62 उपग्रहों में एक जो उपग्रह है उसका नाम है टाइटन। जो टाइटन उपग्रह है शनि का, यानी कि सबसे बड़ा उपग्रह कहलाया जाएगा टाइटन। मैं आपको बता दूं टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, ना कि सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह है। अरुण के बारे में बात कर लेते हैं। अरुण को हरा ग्रह कहा गया है। अरुण को हरा ग्रह कहा गया है क्योंकि यहां पर मीथेन गैस की मात्रा पाई जाती है, इसीलिए इसे हरा ग्रह की संज्ञा दी गई है। मैं आपको बता दूं कि इस ग्रह में कुल 21 यानी कि 21 उपग्रह पाए जाते हैं। 21 उपग्रह पाए जाते हैं, अर्थात इसे अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहा गया है क्योंकि ये अपने अक्ष पर लगभग 95 डिग्री झुका हुआ है, यानी कि ये अपने अक्ष पर 95 डिग्री झुका हुआ है, अर्थात इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा गया है। मैं बात कर लूँ वरुण को। वरुण सौर परिवार में सबसे ठंडा ग्रह है। यह सबसे ठंडा ग्रह है और वरुण में कुल 14 उपग्रह पाए जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि वरुण में 14 उपग्रह पाए जाते हैं और इन्हीं उपग्रहों में एक जो उपग्रह है
उसका नाम है ट्राइटन, उसका नाम है ट्राइटन। ट्राइटन जो उपग्रह है वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है। जी मैं बता दूं कि जो ट्राइटन है, कंफ्यूज ना होइएगा, एक आपका था टाइटन, टाइटन चूंकि सनी का था, यहाँ पर ट्राइटन शब्द का इस्तेमाल होगा। तो ट्राइटन वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह होगा। तो और साथ ही साथ में वरुण को सबसे ठंडा ग्रह भी कहा गया है, क्योंकि सूर्य से दूरी अधिक होने के कारण यह सबसे ठंडा है। तो वरुण सबसे ठंडा ग्रह होगा। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।